जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम आलोचना विधा की क्लासेस लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे क्लास प्रीवियस में हो चुके हैं। आज हम हिंदी आलोचना साहित्य में आपको छायावाद संबंधी जो आलोचना के केंद्र में आलोचकों ने कार्य किया है उन पर बात करेंगे और ये उन आलोचकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप छायावाद में पढ़ते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ के तौर पे। विशेष बात ये है कि ये जो आलोचना छायावाद आता है, ये शुक्ल जी को हमने प्रीवियस में पढ़ाया। तो शुक्ल युग के आलोचना के बाद शुक्लोत्तर युग जो है, उसमें शुक्लोत्तर युग में हम छायावादी इन 4 रचनाकारों को पढ़ते हैं। बाकी जो प्रमुख तौर पे जो आलोचक हमें शुक्लोत्तर युग में देखने को मिलते हैं, उन पे हमने स्वतंत्र क्लास जो है पहले की कक्षाओं में करा दिया है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचक थे तो इसलिए मैंने बहुत पहले करा दिया था, सबसे शुरुआत में कराया था। शुक्लोत्तर युग में जब भी पूछा जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आलोचक आते हैं या छायावाद में कौन से आते हैं, तो देखिए प्रीवियस के जो क्लास हो चुके हैं आपके लगभग यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, नंदुलारे पे, डॉक्टर नगेंद्र पे, शांति प्रिय द्विवेदी पे, इनमें इसलिए क्लास करा दिया था क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इनकी सारी लगभग जो जितने की कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी रचनाएं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम क्लास में देखने वाले हैं, इसी शुक्लोत्तर युग के अगर समय में देखें तो जो युग है छायावाद, छायावाद युग में जो है विशेष तौर पे कार्य करने वाले आलोचक में कौन कौन से हैं, तो वो हैं निराला जी, पंत है, महादेवी प्रसाद, इनके अलावा हम परशुराम चतुर्वेदी को भी देखेंगे आलोचक के तौर पे, और नलिन बिलोचन शर्मा को। तो 6 जो है कवि रचनाकारों को यहाँ पे इस क्लास में लिया गया है। और यदि किसी को क्लास करना है मेरा ऐप पे, तो वो यहाँ से हिंदी और प्राइड करके इसी तरीके से आप ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको जो भी परचेज करना है बैच वहाँ पे शो हो रहा होगा, परचेज करके, और जो नंबर उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ये नंबर यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे ग्रुप में ऐड कर दें। तो ये मेरे ऐप की क्लासेज है। बाकी यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज दी जा रही है, तो इसको आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी थोड़ा सा देते रहे। पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ मिल रहे हैं तो बहुत कम ही आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। देखिए आलोचना की आवश्यकता की बात करें तो शुक्ल जी जो है, वैसे भी आप देखिए आलोचना के केंद्र में रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में आपने देखा इन्होंने रहस्यवाद का प्रबल समर्थन किया है, नहीं, प्रबल विरोध किया है। और रहस्यवाद एक आप देखिए कि छायावाद में विशेषता के तौर पे देखा जा रहा है, खासकर महादेवी की रचनाओं में आप देखें। और रहस्यवाद कहीं ना कहीं आप जैसे सूफी दर्शन पढ़ते थे या सिद्धनाथ साहित्य पढ़ते थे, वहाँ पे भी रहस्यवाद देखने को मिलता था, लेकिन वो शुक्ल जी को पसंद नहीं था, रहस्यवाद के पक्ष में ये नहीं थे। तो रहस्यवाद के साथ साथ ये छायावाद के भी पक्ष में नहीं थे शुक्ल जी। रहस्यवाद के प्रबल विरोधी होने के साथ साथ शुक्ल जी ने रहस्यवाद को विजातीय प्रवृत्ति मानकर इसकी कड़ी आलोचना की। इवन छायावाद को भी उस तरीके से इन्होंने देखा। तो अपनी जो सृजनशीलता है उसको बचाने के क्रम में खुद जो यहाँ पे आलोचक आए, छायावाद के रचनाकार, वो उनकी जो है दृष्टि जो है वो आलोचकीय धर्मिता नहीं थी, लेकिन अपने आप को डिफेंसिव मोड में लाने के लिए, अपनी रचना धर्मिता को बचाने के लिए फिर वो खुद ही मैदान में उतरते हैं, जिसमें छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला महादेवी जी हैं। अपने काव्य मूल्यों की रक्षा हेतु विवश होकर आलोचनात्मक निबंध और भूमिकाएं उन्होंने स्वयं लिखी। और उसी क्रम में हम देखें सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के पहले रक्षक के रूप में आते हैं जवाब देने के लिए। वो कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस लेखक ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कहना है पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद का घोषणा पत्र, इनके द्वारा मैनिफेस्टो जो है वो पल्लव की भूमिका, जो पंत ने रचना रची पल्लव, तो जो पल्लव की भूमिका है, कहते हैं कि वही छायावाद का घोषणा पत्र है। पंत रचित पल्लव की भूमिका को डॉक्टर नगेंद्र और अन्य विद्वानों ने छायावाद का घोषणा पत्र माना है कि वो छायावाद का घोषणा पत्र है। पंत जी का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि आप प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पे देखते हैं तो इन्होंने इनके वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स के समकक्ष रखा गया। भाषा के समर्थन की बात करें, इसी भूमिका में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में व्यापक स्वीकृति भी मिली। तो पल्लव की भूमिका अगर आप देखेंगे तो भारतीय छायावाद, पश्चिमी स्वच्छंदवाद, वर्ड्सवर्थ दोनों का मिक्स है। तो पंत जी छायावाद के पहले रक्षक, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कहते हैं
दूसरा, पंत का अगर हम देखें कि पंत जी की जो साहित्यिक यात्रा रही है, क्योंकि वो प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं, उनकी यात्रा भी देखें तो पल्लव की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, उसने तो मैनिफेस्टो दिया ही। इनके अलावा जो है पंत जी ने उनका जो साहित्यिक पूरा लेख देखिए, जो आलोचनात्मक कृतियां और प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिन्हें हमें कंठस्थ करना है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से हैं और किस तरीके से हम इन रचनाओं को जो है याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए, क्रम से देखिए यहाँ पे, तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उसमें है उच्छ्वास 1922, पल्लव 27, बीड़ा 27। देखिए पल्लव तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पल्लव 1927 में आया, और पल्लव के जस्ट बाद आप देखिए बीड़ा भी है ना। तो उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा 27, इसके बाद ग्रंथि 30, गुंजन 30, युगान 37, युगाड़ी, ग्राम्या। इनको एक फ्लो में अगर आप याद करना चाहें तो, अगर मान लीजिए सन तो याद करना अलग अलग जरूरी है, लेकिन क्रम वाला क्वेश्चन आ गया तो भी हम कैसे याद करें। ये कह रहे हैं कि उच्छ्वास, यानी एक तरीके से पकड़े तो यहाँ पे कह रहे हैं श्वास। तो जो श्वास यानी जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो पल्लव वीणा। आप ये देखिए कि कोई भी अगर आप बीड़ा बजा रहे हैं और जब संगीत है तो बहुत शांति चाहिए होता है ना। उसमें एक जो पल्लव, पल्लव का मतलब आप समझिए कि एक पत्ती, कोई भी पत्ती वो खटकना नहीं चाहिए, तब आपको बिल्कुल वीणा की वो जो ध्वनि वो सुनाई देगा। यानी श्वास भी जब लीजिए तो बहुत शांत माहौल में तब आप अपने श्वास को सुन सकते हैं। तो इन्होंने यानी पंत जी ने कहा कि श्वास भी अगर आप लेंगे है ना, तो पत्ता नहीं खटकना चाहिए, पल्लव नहीं खटकना चाहिए। और बीणा अगर आप बजाते हैं और उसको भी आपको सुनना है सांस के सुनने के, तो उसमें भी आपको बहुत शांति चाहिए। तो सांस लेना, अगर आप सांस ले रहे हैं तो 22 में, और पल्लव और बीड़ा, अगर पल्लव खटकेगा तो बीड़ा नहीं सुनाई देगा। तो 27 में पल्लव खटकना, और पल्लव खटकना बीड़ा से जुड़ा है, तो दोनों एक ही साथ। इसके बाद सांस, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, ग्रंथि, गुंजन। अब देखिए आप बोलेंगे सांस, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, श्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक बनाएंगे तो याद नहीं होगा, बल्कि लिखेंगे 2-4 बार, एक रिदम बनाएंगे, श्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्रंथि, गुंजन। तो ग्रंथि गुंजन एक साथ है क्रम में। इसके बाद ग्रंथि गुंजन के साथ युग का अंत, युग के अंत के साथ कहते हैं कि घोषणा भी होता है कि क्या इसी तरीके से ये जो है छायावाद का अंत हो जा रहा है। 36 में प्रगतिशील लेखक संघ वगैरह भी बन जाता है। तो युग का अंत क्या 37 में हो गया कि 43-39 में हुआ। अब देखिए युगांत तो ये 37 में लिख दिए, लेकिन पता लग रहा है कि ग्राम्या जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ग्राम्य को होते होते ये 40 हो गया। और 1936 में आप देखेंगे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन हो जाता है, बन जाता है। तो युगवाड़ी 39 है, लेकिन युग की वाड़ी गूंजती रही गांव गांव तक। युग का अंत भले ही 37 में हो गया, लेकिन ग्राम्य में वाड़ी 39 तक गूंजती रही। अब इन्होंने यहीं से शुरू कर दिया था कि अगर बीड़ा की आवाज आपको सुनाई देना है कि नहीं सुनना चाहते हैं, तो श्वास भी लीजिए इतना संभाल के, पत्ता भी खटके इतना संभल के, तभी बीड़ा की गूंज गांव तक जाएगी। युग की वाड़ी गांव तक तभी जाएगी, और जब जाएगी तो युग का अंत 37 में नहीं होगा, होते होते 40 हो जाएगा। तो सांस, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य। इसी तरीके से इन्होंने आलोचनात्मक कृतियां लिखी, उसमें है गद्य पद 1955, शिल्प और दर्शन 61, कला और संस्कृति वार्ता निबंध 65, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंत ने छायावाद का पुनर्मूल्यांकन में छायावाद काव्य का मूल्यांकन तो किया ही है, साथ ही इन्होंने जो आधुनिक कवि करके इनकी रचना है, तो आधुनिक कवि की भूमिका में अपने काव्य विकास और रचना प्रक्रिया पे भी इन्होंने प्रकाश डाला है। ये 60 वर्ष और अन्य निबंध करके 73 में लिखा। 60 वर्ष, एक तो 60 वर्ष और अन्य निबंध, 60 वर्ष और अन्य निबंध करके महत्वपूर्ण इनकी कृति हो गई। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 66 में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद की बात करें तो प्रसाद दार्शनिक आलोचक थे, और आलोचक मधुरेश के अनुसार प्रसाद जी जो है वो रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकृति देते हैं तथा यथार्थवाद को साहित्यिक दृष्टिपात के रूप में व्याख्यायित करते हैं। ये रहस्यवाद का समर्थन करते हैं जिसका शुक्ल जी विरोध करते हैं, और अद्वैत की मानवतावादी धारा की सीढ़ी पे चढ़कर कैसे हम काव्य की अनुभूति, काव्य का वो आनंद ले सकते हैं, वो एक आध्यात्मिक कर्म मान के। अगर आप इनका ही देखें तो जब हम चिंता से शुरू करते हैं यात्रा, तो चिंता से
ये यात्रा जब चिंता से शुरू होती है तो सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप देखें तो आनंद तक 15 सर्गों की यात्रा होती है, 15 सर्गों तक कामायनी। तो इनका आप देखेंगे तो एक आध्यात्मिक कर्म है, कवि का कर्म, क्योंकि काव्य आत्मा की क्या है, संकल्पनात्मक अनुभूति है, तब जाके आपको आनंद की प्राप्ति होती, चाहे आप इनकी कामायनी ही पढ़ें। प्रमुख इनकी आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति में इनका काव्य कला तथा निबंध करके 1939 में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य जो रचनाएं हैं अगर आप इनका विभाजन करके, तो आलोचना में तो 1939 में यही है, काव्य कला और अन्य निबंध करके। लेकिन जब बात करें कथा साहित्य में, इनके 5 जो कहानी संग्रह हैं, जो छाया, ध्वनि, द्वीप, आंधी, तो किस तरीके से इसको भी याद करना था, ये क्रम, ये तो समानता आपको याद ही रहता है। ये वृक्ष है, वृक्ष की छाया में, वृक्ष की छाया में ध्वनि सुनाई दे रहा है, वृक्ष की छाया में ध्वनि सुनाई दे रहा है, लेकिन साथ ही आप देखेंगे वहीं पे द्वीप भी जल रहा है। तब तक आंधी आता है, यानी वृक्ष की छाया में पता लगा कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है, प्रतिध्वनि। तो छाया में बैठ के आप प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं आकाश में द्वीप जल रहा है। लेकिन द्वीप आकाश में कब जलता है, जब आप देखेंगे बिजली गिरना, बिजली तड़कना। तो बिजली तड़कना किस चीज़ का संकेत है, आंधी का एक क्रम है ना। और इसके बाद आधी पानी के बाद आप देखते हैं जो छत विक्षत स्थिति होती है, कंकाल, तितली, ये तो उपन्यास है। तो आपको बस छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल करके, ये देखिए छाया 12 में है, 22 में प्रतिध्वनि, आकाशदीप और 28 ये कंकाल, तितली इनका उपन्यास है, 34 में ये है, कंकाल 29 में है। इनके अलावा काव्य की बात करें तो उर्वशी, चंपू का 1902, प्रेम पथिक 13, आंसू 26, झरना 27, लहर 35, कामायनी महाकाव्य। कामायनी का समय महाकाव्य में 37 दिया, ये गलत दिया है ना। कामायनी का समय आप लोग बताइए क्या है। देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का। एक्चुअली होता है क्या है ना कि एक दो राइटर का आप अलग अलग जब किताब पढ़ेंगे तो कहीं पे डॉक्टर नगेंद्र अलग दिए हैं और रामचंद्र तिवारी जी ने अलग दिया है, इस तरीके से। लेकिन सर वही मान के चलेगा जो ज़्यादातर एग्जाम में जिसको जो है आयोग सही करता है। सन के मामले में रचना तो नहीं बदलता, सन का ऊपर नीचे होता है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, अब देखिए यहाँ पे 27 है तो ये दूसरे के अकॉर्डिंग है। चंद्रगुप्त 31, ध्रुवस्वामी 34, तो यहाँ पे भी 33 होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखें तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि एक पारंपरिक छंद होता है कि वो बंधा हुआ है, आप इसको क्या करो, एक तरीके से आजाद कर दो, मुक्त कर दो। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक अगर देखें तो हिंदी साहित्य में क्रांतिवादी कवि निराला है। दृष्टिकोण साहित्य का मस्तिष्क, इनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। साहित्य भाषाई विशिष्टता के संबंध में कि इनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य मधुरेश कहते हैं भाषा ही है। और काव्य की भाषा इनके परिवेश की पुकार है, मतलब परिवेश की पुकार है कि ऐसे ही अगर कोई भी काव्य रचा जाए तो वो जन जन में गूंजेगा। कवित्व हिंदी का जातीय छंद है। बिग डिबेट पंत और पल्लव को लेकर 1927 से 28 में यदि आप देखें, निराला की आलोचना का प्रमुख सोपान, इसमें उन्होंने पंत के विषय में कठोर टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया कि पंत चौर कला में बहुत निपुण है। तो ये चीज़ चौर कला में निपुण वाली बात जो है हमने पहले ही बताया था कि ये चीज़ कहा गया था। चौर कला में निपुण होने का मतलब हमने उसमें अच्छे से समझाया था, किसी भी चीज़ को वो ले लेना। निराला के सृजन संसार में देखें तो इनकी आलोचनात्मक रचनाओं में पंत और पल्लव 28, प्रबंध पद्य 34, रविंद्र कविता कानन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाबुक। बाकी अनामिका 23, काव्य ग्रंथ परिमल 30, तुलसीदास 39, कुकुरमत्ता 43, आड़िमा 43, बेला 46, नैपत्य 46। तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, आड़िमा, बेला, नैपत्य। उपन्यास एवं कथा में देखिए अप्सरा, अलका 33, प्रभावती 34, निरूपमा 36, और इसी क्रम में देखें बिल्लेश्वर बकरिया 41। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आप देखें सत्य, करुणा, सौंदर्य, मूल दर्शन इनका है। काव्य में सत्य और सौंदर्य है।
छायावाद की परिभाषा में छायावाद करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला सर्ववाद है। आलोचनात्मक कृति महादेवी की आलोचना अपनी प्रकृति में सांस्कृतिक और सौष्ठववादी है। बाकी इन्होंने संपादन किया चांद का महिला साहित्यकार रही हैं विश्ववाड़ी, बंगाल अकाल विशेषांक में हिमालय, चीनी आक्रमण विशेषांक हिमालय निकला। और इनकी जो साहित्यिक रचना यानी वेदना से यथार्थ तक की यात्रा है, उसमें काव्य संग्रह में देखें निहार 30, रश्मि 32, निर्जा 35, सांदगी 36, यामा 40, इसे विज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दीपशिखा 42, सतपड़ा 60, संदनी 65। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी, यामा, दीपशिखा, सतपड़ा, संदनी। तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी ये। और बाकी अतीत के चलचित्र 41, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी 56, मेरा परिवार, ये सारे इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। आलोचनात्मक कहें तो इनकी आलोचनात्मक प्रतिभा का निदर्शन दीपशिखा, यामा और आधुनिक कवि महादेवी की भूमिकाओं में मिलता है। छायावाद की 4 स्तंभों की बात करें तो पंत, प्रशांत, निराला, महादेवी। पंत तो एक डिफेंडर के तौर पे आए थे पल्लव की भूमिका में, उस चीज को उन्होंने कहा भी कि कविता परिपूर्ण छड़ों की वाड़ी है, खड़ी बोली का समर्थन। प्रसाद काव्य और कला ने निबंध के माध्यम से वही चीज की काव्यात्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और निराला ने रिवील किया कि पंत और पल्लव को लेके, जिसमें मुक्त छंद की बात, और महादेवी समन्वय, यामा, दीपशिखा की भूमिका में, करुणा की छाया में। इनके अलावा परशुराम चतुर्वेदी एक अन्वेषक और इतिहास के तौर पे ये भी हैं, और इनकी पद्धति वैज्ञानिक समीक्षा पद्धति रही। छायावादी कवियों की बात चतुर्वेदी, जिन्हें हिंदी आलोचना को भावुकता से निकालकर कठोर ऐतिहासिक और तथ्यात्मक धरातल पे खड़ा किया। और चतुर्वेदी जी की अगर बात करें कि इन्होंने क्या क्या रिसर्च किया और हिंदी में योगदान दिया, क्योंकि इनकी पद्धति जो थी वैज्ञानिक, तो अगर आप देखें कि इस चीज़ की ब्रांच जो है वो आलोचना के केंद्र में जो है वैज्ञानिक पद्धति है। और भक्ति एवं संत साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति एवं संत साहित्य परशुराम जो है चतुर्वेदी जी का। इनकी यात्रा 1894 से 1979 रहा है। उत्तरी भारत की संतपरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चतुर्वेदी जी का 1951 में इनकी रचना है उत्तरी भारत की संत परंपरा। देखिए, उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, ऐसी मीरा की पदावली 51। तो भक्ति और साहित्य का, भक्ति और दर्शन देखिए, उत्तर भारत में उत्तरी भारत की संत परंपरा, मीरा की पदावली, कबीर साहित्य की परख की बात 1954 में, कबीर साहित्य का परख, वैष्णव धर्मावलंबन, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। इनके अलावा मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, खंड 14। तो भक्ति एवं संत साहित्य, संत और सूफी पे काम करना, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए साहित्यिक इतिहास पे काम किया, इधर संत और सूफी पे किया। उत्तरी भारत सूफी काव्य संग्रह पे 51 में काम किया। तो सूफी काव्य संग्रह हो उत्तरी भारत में हो या मीरा की पदावली, सब 1951 में काम किया। कबीर के साहित्य की परख भी किया। फिर यहाँ पे भारतीय संस्कृत साहित्य की रेखाओं को, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्ति को, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास से इस पे बात की। ऐसे क्रम में जो है अन्य जो है नलिन विभूषण शर्मा है, और इनका जो साहित्य का इतिहास है दार्शनिक स्तर पे, तो देखें तो इतिहास दर्शन में इनकी श्रेष्ठ कृति नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास दर्शन करके ही है। इन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन 60 में लिखा, और इस साहित्य के इतिहास को केवल सूचनाओं का संग्रह न मानकर दार्शनिक दृष्टिकोण से मूल्यांकित करता है। बाकी नकेनवाद, ये 3 जो है कवि, बिहार के 3 कवि, नलिन, केसरी, नरेश, इनके साथ नकेनवाद, प्रपदवाद का प्रवर्तन 56 में शुरू होता है। डॉक्टर मधुरेश के अनुसार शर्मा जी ने मैला आंचल के महत्व को रेखांकित करने वाले पहले आलोचक के रूप में काम किया। और बाकी अन्य प्रमुख कृतियों में दृष्टिकोण, हिंदी आलोचना के स्वरयुग की बात करें तो छायावाद काल न केवल महान कविताएं ही गढ़ी, बल्कि हिंदी आलोचना को उसके सबसे परिपक्व और बहुआयामी युग से उसको जोड़ा। तो इसमें आप देखें कि पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी ने शुक्ल जी की मान्यताओं से टकराकर छायावाद को सैद्धांतिक आधार दिया। दूसरा, शास्त्रीय अनुसंधान परशुराम चतुर्वेदी जैसे विद्वानों ने किया, वैज्ञानिक शोध प्रमाणों की कसौटी पे। इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य को केवल रचना से आगे बढ़ के इतिहास दर्शन से भी उस चीज को जोड़ा। तो ये अगर आप देखेंगे क्रमशः, तो जो है छायावाद की जो बात करें, छायावाद की रचना संसार के, वो रहा है। तो इसमें आपने जितने भी बड़े रचनाकार हैं उनको आपने पढ़ा, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि कैसे उनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, प्रसाद, पंत, ये सभी। हालांकि इतना ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो एक एक रचना, जैसे छायावाद है ना, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, बहुत सारी रचनाएं हैं। सिर्फ अगर जयशंकर प्रसाद का लेंगे सभी का, तो आज की दृष्टि से इतना, मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से करें तो इतना महत्वपूर्ण है। एक एक राइटर पे करें तो सारी रचनाओं के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।